हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो होपफुली आपका सभी का पेपर अच्छा गया होगा नीट का। और आज हम लोग मिले हैं बेटा, क्यों मिले हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर आया था नीट के अंदर, उसको मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ में। 14 क्वेश्चन आए थे बेटा नीट के अंदर आपके। आप अभी जंग जीत के आए हो, कोविड के केस में भी आपने नीट का पेपर दिया है, आप लोगों को सल्यूट है यार। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन से। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। सुक्रोज का जल अपघटन क्या देता है? ठीक है ना, सुक्रोज का जल अपघटन। पहली बात तो अपने को सुक्रोज पता होना चाहिए कि सुक्रोज किससे बनता है। सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो यहाँ पर देखो आप, ये दो ग्लूकोज लिखे हुए हैं, एक ग्लूकोज फ्रक्टोज लिखा हुआ है, एक फ्रक्टोज फ्रक्टोज लिखा हुआ है, एक ग्लूकोज फ्रक्टोज लिखा हुआ है। तो ऑप्शन तो खत्म ही हो गया हमारे। बचा कौन सा? 2 और 4। इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है और बिल्कुल 50-50 वाला चांस हो गया ये। ठीक है ना, तो अपन क्या बनाएंगे? अपन सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, सुक्रोज की संरचना बनाएंगे, उसमें देखेंगे यार अल्फा वाला आता है या बीटा वाला आता है, उसके अकॉर्डिंग अपन काम कर लेंगे। तो सुक्रोज की संरचना क्या होती है बेटा? सुक्रोज की संरचना ऐसी होती है कुछ, यहाँ पे H, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, H, OH, CH2OH और H। ठीक है, याद करो यार ये कौन सी संरचना आ रही है? BBAB, बिलो बिलो अबव बिलो, है ना। BBAB, BBAB कौन होता था भाई? अल्फा। अल्फा क्या है बेटा? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज आ गया तुम्हारा। जैसे मुझे अल्फा डी ग्लूकोज पता चला, आगे का तो सोचना ही नहीं, आंसर तो मेरा आ ही गया। सीधे सीधे सेकंड आंसर मेरा आ गया अल्फा डी ग्लूकोज। फिर भी मैं आपके लिए बना देता हूँ। आप लोगों ने यार इतना तो देखा ही होगा कि ग्लूकोज में जो ये आता है नीचे की तरफ ऑक्सीजन आता है, इतना तो सब लोग रट उठा के जाते हैं। तो वही वाली बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से होता है, यहाँ पर CH2OH होगा बेटा आपका, और यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपका OH होगा, यहाँ CH2OH होगा, यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। ये किसका है? ये बीटा डी फ्रक्टोज का है ना, बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये पूरा का पूरा संरचना किसकी बेटा? हमारी सुक्रोज की संरचना है। और सुक्रोज की संरचना है तो सुक्रोज का जल अपघटन भी क्या देगा? जिससे बना है वही देगा। किससे बना है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से हमारा सुक्रोज बना होता है। तो आंसर क्या आ गया बेटा? हमारा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज हमारा आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, है ना, मतलब हर आदमी पढ़ाता है, जो भी टीचर है सब पढ़ाते हैं इसको, है ना, कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, आसान सा क्वेश्चन। 2 ब्रोमोपेंटेन 2 इन, यहाँ से इसको मिटा देते हैं पहले तो। 2 ब्रोमोपेंटेन से पेन 2 इन बनने की विलोपन अभिक्रिया, है ना। पहले तो ये सब रब कर देते हैं बेटा, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो 2 ब्रोमोपेंटेन लिखते हैं यार। 2 ब्रोमोपेंटेन क्या होता है भाई? 2 ब्रोमोपेंटेन की संरचना होती है हमारी ये 2 ब्रोमोपेंटेन है। 2 ब्रोमोपेंटेन से क्या बनाना है? पेन 2 इन बनाना है। अब बताओ 2 ब्रोमोपेंटेन से पेन 2 इन बनाना कौन सा भारी काम है हमारे लिए? हमें पता है यार कि इसमें क्या हो रहा है? विलोपन हो रहा है। Br निकला होगा और एक हाइड्रोजन निकला होगा, ये अल्फा कार्बन है, क्योंकि कार्बन अल्फा कौन सा होता है? जिससे हमारा क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, और यहाँ पे ब्रोमीन हमारे लिए क्रियात्मक समूह है। ठीक है, और कहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे बेटा? बीटा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को निकालेंगे। बीटा ये भी है, बीटा ये भी है। अपन कौन सा वाला निकालने की कोशिश करेंगे जिससे बनने वाली एल्कीन ज़्यादा स्थायी हो, यानी हमारे लिए हाइड्रोजन कौन सा वाला निकलेगा? ये वाला। यहाँ से हम HBr को निकाल देंगे। और हमने किसके साथ अभी किया कराई? किसी क्षार के साथ। मैं यहाँ पे अल्कोहलिक QH ले लेता हूँ, ठीक है ना, किसी क्षार के साथ कराई, HBr निकला है। तो इसके बारे में मैं क्या क्या बोल सकता था? मैंने आपको, जब मेरे से पढ़े हो तो मैंने आपको बताया भी था कि यार ये कौन सी रिएक्शन होती है? वी हाइड्रो हेलोजिनीकरण। हाइड्रोजन निकला है, हेलोजन निकला है, वी हाइड्रो हेलोजिनीकरण है। इंपॉर्टेंट क्या है? बीटा हाइड्रोजन का निकलना इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात क्या है? एल्कीन कौन सी बनी है? स्थायी वाली एल्कीन बनी है, ज़्यादा शाखाओं वाली एल्कीन बनी है, यानी कि ये कौन सी एल्कीन है? जेटसेफ एल्कीन है। तो यानी कि वही क्वेश्चन पूरा का पूरा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। बीटा विलोपन है, जेटसेफ नियम का पालन करती है, वी हाइड्रो हेलोजिनीकरण है। निर्जलीकरण क्यों नहीं है? निर्जलीकरण में बेटा जल निकलता है, या जल तो है ही नहीं। OH कहीं लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ, तो जल नहीं निकलेगा। तो आंसर क्या है? ABC तीनों आ रहे हैं, तो हमारे लिए चौथा आंसर हो जाएगा बेटा। ABC तीनों आ रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे लिए? पहले तो इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, एक एल्कीन ओजोनोलिसिस द्वारा एक उत्पाद के रूप में मेथेनॉल देती है, इसकी संरचना है। अब मिथेनॉल दे रही है बेटा, मिथेनॉल कौन दे सकती है? मिथेनॉल वो दे सकती है जो टर्मिनल एल्कीन हो। क्या हो? टर्मिनल एल्कीन हो, एल्काइन नहीं, एल्कीन की बात कर रहा हूँ। अब इसमें से ढूंढना है अपने को टर्मिनल एल्कीन कौन है। टर्मिनल एल्कीन की बात क्यों कर रहा हूँ? आपको विश्वास नहीं होता, अपन तो वैसे भी करके देख सकते हैं नॉर्मली। अगर मैं यहाँ से इसको ऑक्सीजन ऑक्सीजन करके काटूं, ठीक है, मैं यहाँ से इसको ऑक्सीजन ऑक्सीजन करके काटूं, आपको ओजोनीकरण पढ़ाया था मैंने, ओजोनीकरण पढ़ाया था। तो यहाँ से तो COOH आ रहा है, और यहाँ से भी COOH आ रहा है, और यहाँ से पूरा का पूरा ये जो गुच्छा लगा हुआ है वो आ गया।
ठीक है। फिर यहाँ पे बात करूँगा तो यहाँ से भी क्या आ रहा है बेटा, यहाँ से आ रहा है आपका COOH आ रहा है, और यहाँ से भी आपका COOH आ रहा है, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, PR लिख दिया इसको। यहाँ से तो कोई मिथेनॉल नहीं आ रहा है यार। फिर यहाँ से इसको काट के देखा बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इधर, तो यहाँ पर एक तो आ जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पर COOH आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा बेटा आपका इथेनॉल आ जाएगा, CH3COOH। ठीक है, तो आंसर कौन सा बचा, दूसरा ही बचा, क्योंकि बाकियों में तो मिथेनॉल दिख नहीं रहे। और यहाँ से आप काटोगे तो आपको दिख ही रहा है, टर्मिनल एल्कीन की बात करी थी लड़के ने, तो टर्मिनल एल्कीन दिख रहा है आपको CH2COOH प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा आपका COOHH, ये आपका आ गया मिथेनॉल। तो आंसर क्या आ गया आपका, सेकंड आंसर आ गया आपका। बात समझ में आ रही, सिंपल, बहुत सिंपल। ओजोनोलिसिस, बताओ यार कितना सस्ता सवाल आया। अभी तक तो जितने सवाल देखे ना मैंने वो तो बहुत आसान थे, मतलब पूरे नंबर आने चाहिए। मतलब इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसी आई है, बहुत ही ज़्यादा आसान आई है यार, बहुत ही ज़्यादा। पहले तो ये मिटा देता हूँ बेटा ताकि वो वाला क्वेश्चन आपको दिख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एसीटोन और मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया और तत्पश्चात जल अपघटन से प्राप्त होगी। जैसे ही मुझे मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड देखा, मेरे दिमाग में एक पिक्चर चालू हो गई, क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। कौन सी पिक्चर, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड से सवाल आया भैया, देख लो, बहुत फेमस है, हर कोई बोलता है ग्रिग्नार्ड से सवाल आएगा, मैं भी बोलता था और आ गया। एसीटोन की बात करिए भाई, एसीटोन क्या होता है, CH3COCH3 सबसे छोटा कीटोन एसीटोन होता है। एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ कराइए, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ कराइए बेटा। Me क्या होगा, माइनस Mg प्लस Cl माइनस, Mg+2 होता है ना, Cl माइनस होता है, तो Me पे माइनस है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा माइनस। याद आ रहा आपको नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करी थी अपन ने। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अनुसार मेथिल यहाँ पे आक्रमण करेगा और ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, O माइनस MgCl आ रहा है, और यहाँ पर क्या लग गया बेटा आपका, मेथिल लग गया। ठीक है, फिर उसके बाद वो बोल रहा है तत्पश्चात जल अपघटन से, तो तुरंत जैसे ही अपन ने इसको जल पिलाया, मैंने आपको बोला था एक बार ग्रिग्नार्ड में जल डालते ग्रिग्नार्ड खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे अपन इस ग्रिग्नार्ड को खत्म करने की तैयारी में थे, और ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो इसमें से ये आ गया हमारा तृतीयक ब्यूटेनॉल आया है, तो आंसर द्वितीयक तृतीयक आइसोब्यूटिल आइसोप्रोपिल एल्कोहल, तो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल अपना आंसर आ गया, सेकेंड आंसर है इसका 104 वाले का। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 105 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है। अरे यार आंसर पे टिक लग गया सीधे, Cis-1,4 आइसो पॉलीआइसोप्रीन, टिक लगाने की जरूरत ही नहीं है यार, Cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि Cis-1,4 पहले एक बार पढ़ लेते हैं, पॉलीब्यूटाडीन स्टाइरिन, पॉलीब्यूटाडाइन एक्रोनाइट्रल और सिस, हाँ बिल्कुल Cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन हमारा आंसर है। भैया ये तो प्राकृतिक रबर है यार, क्या है ये हमारा प्राकृतिक रबर है, बताया था आपको, प्राकृतिक रबर और सिंथेटिक रबर। तो आइसोप्रीन से क्या बनता था, प्राकृतिक रबर बनता था, तो Cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन क्या होगा हमारा। अरे इसकी संरचना याद ही नहीं होगी तुमको यार, ये देखो कुछ इस तरह से होता था ये, फिर यहाँ पर वापस से कार्बन चलेगा, ठीक है, फिर यहाँ पर ये CH2, इधर CH3 और इधर H, कुछ इस तरह से चलता जाएगा, मतलब है ना, CH2, फिर ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा, फिर ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से पॉलीआइसोप्रीन की संरचना होती है बेटा, और सिस वाली संरचना होती है सिस पॉलीआइसोप्रीन की, ठीक है ना। तो सिस पॉलीआइसोप्रीन आपका क्या आ गया बेटा, प्राकृतिक रबर है, तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक होगा, Cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन आपका प्राकृतिक रबर होगा, ये बिल्कुल है ना, देखा हुआ सवाल है, पॉलीमर का सबसे फेमस सवाल है। फिर नेक्स्ट क्या है, अभिक्रियाओं के निम्नलिखित क्रम में एक्स यौगिक को पहचानिए। अब एक्स यौगिक क्या है, ये रहा। अब यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, टोलुइन दिया हुआ है, टोलुइन से एक्स निकालना है, और जल डालने के बाद अपना क्या आ रहा है बेटा, बेंजल्डिहाइड आ रहा है। जल डालने के बाद अपना क्या आ रहा है, बेंजल्डिहाइड आ रहा है। तो यार बेंजल्डिहाइड तो एक ही तरीके से आ सकता है यार टोलुइन पे, पहले मैं करके बता देता हूँ आपको। ये अपना बेंजीन है, CH3 लिखा हुआ है। अब अगर मुझे इसको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास एक रास्ता है यार, वो रास्ता क्या है कि मैं इसको इस तरह से कुछ कन्वर्ट कर दूं कि यहाँ पर एक कार्बन पे 2 OH आ जाएं, जिसमें से जल निकल जाए, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, और वाटर निकालूंगा तो अपना बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। और 2 OH कैसे आ सकते हैं, रास्ता देखते हैं अब क्या बोल रहा है ये।
तो यहाँ पे टोलुइन किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है बेटा, क्लोरीनेशन करा रहे हैं। अब क्लोरीनेशन कराएंगे, अपने पास एक्सिस में Cl2 दिया हुआ है, अपनी मर्जी जितने इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें आंसर कहाँ तक लेके जाना है, बेंजल डिहाइड तक लेके जाना है। तो मैं कितने हाइड्रोजन उड़ा दूंगा यार, मैं हाइड्रोजन उड़ा दूंगा 2, तो 2 क्लोरीन लगा दिए। फिर 2 क्लोरीन की जल से अभिक्रिया कराऊंगा, तो जल से अभिक्रिया कराने पर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बेटा 2 OH लग जाएंगे, और एक कार्बन पे 2 OH कैसे होते हैं, अस्थाई, तो यहाँ से जल निकल के आपका बेंजल डिहाइड बन जाएगा। सिंपल है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है आपको। तो 2 क्लोरीन, एक्स के बारे में पूछा था, तो एक्स तो हमारा यही है, तो यानी कि सेकंड इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, क्लासरूम का एग्जाम्पल है, अगेन एरोमेटिक में पढ़ा देते हैं इसको, ठीक है ना, क्लासरूम का एग्जाम्पल है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा धनायनिक उपमार्जक है, पहले तो यार इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं अपन। अब उपमार्जक क्या है बेटा, डिटर्जेंट की बात कर रहा है। डिटर्जेंट कौन सा धनायनी है, मतलब कैटायन वाला डिटर्जेंट कौन सा है, कैटायनिक डिटर्जेंट की बात कर रहा है। सबसे पहली बात तो सोडियम स्टेरेट लिखा हुआ है, फिर सोडियम स्टेरेट लिखा हुआ है, तो सोडियम स्टेरेट का मतलब समझो आप पहले। तो सोडियम स्टेरेट में एक तो आपका CO- होगा और दूसरा Na+ होगा, तो CO- और Na+ मिलके आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यानी कि ये तो आपका धनायनिक नहीं है। फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ये बिल्कुल सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ये देखो CH3 CH2 होल 15 है ना। उसके बाद यहाँ पर अमोनियम की बात कर रहा है वो, तो अमोनियम में क्या होता है NH4+ है ना, और Br- ब्रोमाइड भी लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह की इसकी संरचना होगी, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड की कुछ इस तरह से संरचना होगी। यहाँ पर CH3 करो आप, और यहाँ पर भी CH3 कर लो, ठीक है, इस तरह की कुछ संरचना होती है बेटे। तो अमोनियम ब्रोमाइड है, तो ये धनायनिक आ गया बेटा आपका सेकंड वाला। फिर सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, पीछे पढ़ो आप, तो सल्फोनेट को पढ़ो सिर्फ। सल्फोनेट क्या होता है यार उस्ताद, सल्फोनेट होता है SO3- है ना। और फिर लास्ट वाला क्या लिखा है, सोडियम लोराइल सल्फेट, ये भी सल्फेट है, तो SO4-, ठीक है। तो सल्फोनेट और सल्फोएट की बात करें तो ये तो कैसा आ रहा है, ऋणायन वाला आ रहा है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, सेकंड वाला आ जाएगा, अमोनियम ब्रोमाइड वाला सेकंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। वो कैसा है, धनायनिक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन था वो, देख रहे हो आप, हर चैप्टर को कवर करते हुए चल रहे हैं। बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन की तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया इस प्रकार जानी जाती है। तो बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन की बात करिए बेटा, बेंजल्डिहाइड बनाओ पहले तो, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, और एसीटोफिनोन क्या होगा, एसीटोफिनोन होगा CH3COPH, ये एसीटोफिनोन होगा। इसकी रिएक्शन तनु NaOH यानी कि डाइल्यूट NaOH के साथ करा रहा हूँ, इधर ध्यान दें आप। यार ये तो क्या है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो कौन सी रिएक्शन है, अल्डोल है। अब अल्डोल भी कौन सी वाली है, ये अलग है, ये अलग आइटम है, यानी कि ये क्रॉस अल्डोल है। तो क्रॉस अल्डोल की बात करिए इसने, तो यार यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, यहाँ से COO निकलेगा, आपको बताया था शॉर्टकट, 2 हाइड्रोजन निकालो, एक ऑक्सीजन निकालो, वाटर निकाल के आंसर बना दो। यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH-COPH आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो अच्छा ये पूछा है इन्होंने, तो केनिजारो होगी कि क्रॉस केनिजारो, क्रॉस एल्डोल और एल्डोल, कितना आसान पूछा है। केनिजारो तो हो ही नहीं सकती, अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, अल्डोल हो सकती थी या क्रॉस अल्डोल, किसका एग्जाम्पल है, क्रॉस अल्डोल का, थर्ड आंसर आ जाएगा इसका। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है देखो आप। इससे पहले वाला थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वाला था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला, लेकिन उसमें भी बच्चा दिमाग लगा के कर सकता था। दिमाग कैसे लगा सकता था, अमोनियम ब्रोमाइड लिखा हुआ था बेटा, अमोनियम कैसा होता है, धनायनिक होता है, ठीक है। 119 वाला क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसके कारण एक तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन एक द्वितीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन से अधिक स्थायी होता है। तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन और द्वितीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन बना लेते हैं यार, तो तृतीयक वाला बनाता हूं पहले। तो ये तो आपका तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन है, और ये आपका द्वितीयक कार्बोधनायन है, ठीक है ना।
अब इसमें देखो बेटा ये क्यों ज़्यादा स्थायी है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ रही है 9, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ रही है 5, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा आ रही है, इसलिए ये ज़्यादा स्थायी है। यानी कि रीज़न क्या है तृतीयक वाले का द्वितीय वाले से स्थायी होने का, अल्फा हाइड्रोजन यानी कि अतिसंयुग्मन। अब ढूंढो अतिसंयुग्मन है क्या इसमें, बिल्कुल है। CH3 समूह का R प्रभाव, CH3 समूह का -R प्रभाव लगता ही नहीं है। CH3 का तो +H -H लगता है, +M लगता ही नहीं है। CH3 समूह का -I लगता ही नहीं है। थर्ड आंसर हो जाएगा अतिसंयुग्मन। लल्लू 4 नंबर फोकट के 121 वाले में देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय अमीनो अम्ल है, ठीक है ना। क्षारीय अमीनो अम्ल की बात कर रहे हैं, तो क्षारीय अमीनो अम्ल में मैंने आपको बताया था कि 2 तो अम्लीय होते हैं, एक तो ग्लूटामिक एसिड और एक एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक और ग्लूटामिक वाले तो कैसे होते हैं, अमीनो एसिड आपके अम्लीय वाले होते हैं। और 3 तरह के क्षारीय होते हैं बेटा। क्षारीय कौन कौन से होते हैं, एक तो लाइसिन होता है, एक आर्जिनाइन होता है, और एक कौन सा होता है, हिस्टामिन। ये 3 जो होते हैं आपके, ये बेसिक अमीनो एसिड होते हैं और ये अम्लीय अमीनो एसिड होते हैं। बाकी इसके अलावा 15 जो होते हैं वो न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं। वो कैसे होते हैं, उदासीन वाले होते हैं 15। तो हमें पता है लाइसिन, अर्जिनाइन और हिस्टामिन में क्षारीय की बात कर रहा है, तो इसमें एक ही ऑप्शन है लाइसिन वाला। तो तीसरे पे टिक भी लगा हुआ है पहले से ही, तो तीसरा लाइसिन हमारा आंसर हो जाएगा। और लाइसिन की संरचना मैं आपको बता भी दूं कि क्यों बेसिक है। यहाँ पे अगर मैं संरचना बनाने लगूँ इसकी, तो यहाँ पे इसकी संरचना कैसी आएगी बेटा, CH2 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 CH NH2 और यहाँ पर COH, ठीक है। तो यहाँ पर 2 NH2 आ रहे हैं बेटा, तो एक NH2 और एक COH तो किस में चल जाएंगे, ज्यूटर आयन बनाने में चल जाएंगे। एक NH2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब ये क्षारीय अमीनो एसिड होगा, इसलिए आंसर हमारा क्या आ गया, लाइसिन आ गया सीधे सीधे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एल्कीन वुड्स अभिक्रिया द्वारा अच्छी लब्धि में नहीं बनाई जा सकती। तो अच्छी लब्धि में कौन सी नहीं बनाई जा सकती, पहले तो वुड्स की बात करते हैं। वुड्स में मैंने आपको बताया था कि सम्मित एल्कीन बनती है, इवन नंबर वाली जो होती है, सम संख्या वाली जो होती है, वो एल्कीन की मात्रा ज़्यादा आती है, उसकी लब्धि ज़्यादा होती है। विषम संख्या वाली एल्कीन की कम, एल्केन की कम होती है। एल्केन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन याद है अपने को RX प्लस सोडियम के साथ रिएक्शन करते थे, सोडियम ट्राइथर दिया होता था, यहाँ से NaX निकाल देते थे, 2 ले लो इसको, और यहाँ से क्या बन जाता था RR, ये हमारा एल्केन बनता था, यानी कि डबल होता था हमारा R, ठीक है। तो डबल वाला जो भी होंगे, जो भी इवन संख्या में आ रहे होंगे, वो क्या होंगे बेटा, हमारी लब्धि ज़्यादा आ रही होगी। तो 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, तो 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन की देखो आप संरचना, इसको काटो बीच में से, डबल ही तो हो रहा है, तो ये तो बढ़िया लब्धि में मिल जाएगा। फिर सेकंड है N-हेप्टेन। N-हेप्टेन में 7 कार्बन है यार, 7 कार्बन। यहाँ पे खत्म हो गया अपना सवाल, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। 7 कार्बन कैसे होते हैं बेटा, विषम संख्या में होते हैं, तो विषम संख्या वाला हमारा कम लब्धि में बनेगा। ब्यूटेन कैसा है, इवन है। हेक्सेन कैसा है, इवन है। तो तीसरा चौथा भी अच्छी अपने उसमें बनेगा लब्धि में। केवल N-हेप्टेन जो है हमारा, वो किस में बनेगा बेटा, कम लब्धि में बनेगा, क्योंकि उसमें क्या है, ऑड नंबर आ रहे हैं एल्केन के अंदर कार्बन की संख्या। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एमीन कार्बिल एमीन परीक्षण देगी। अबे ये तो लल्लू सवाल है। कार्बिल एमीन परीक्षण आपको हमेशा पढ़ाया जाता है, ठीक है, बोला जाता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अमीन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है अपना, कार्बिन नाइट्रिन करके आपको चैप्टर भी बना के पढ़ा देते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो उसमें पढ़ाते हैं आपको कार्बाइल अमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड परीक्षण, कुछ भी बोल लो। जिसमें आइसोसाइनेट बनता था, जिसकी बदबूदार स्मेल आती थी, उसमें बोलते थे कि ये केवल प्राथमिक अमीन के लिए टेस्ट है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। अब इसमें से प्राथमिक अमीन ढूंढना है, तो नाइट्रोजन की डिग्री कैसे डिफाइन होती थी, नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े हैं, ये तो 2 डिग्री अमीन है। यहाँ पे नाइट्रोजन से फिर से 2 कार्बन जुड़े हैं, ये भी 2 डिग्री अमीन है। यहाँ से नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े हैं, ये तो 3 डिग्री अमीन है। और यहाँ पे नाइट्रोजन से 1 ही कार्बन जुड़ा है, इसलिए आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक अमीन जो होते हैं वो कार्बिल अमीन परीक्षण देते हैं बेटा, वही आइसोसाइनेट परीक्षण देते हैं, इसके अलावा कोई नहीं देता। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एनिसोल HI के साथ विदलन द्वारा देता है। अब यार सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एनिसोल होता क्या है। और मैं आपको पता है इतनी दफ़े एनिसोल के बारे में बताता हूँ, जब मैं आपसे बात करता हूँ सबसे पहले मैं आपको डिग्री या DU पढ़ाता हूँ, वहाँ एनिसोल की बात करता हूँ, वर्गीकरण में एनिसोल की बात करता हूँ, मैं आपसे IUPAC में एनिसोल की बात करता हूँ, आगे चल के बहुत सारी जगह पर मैं एनिसोल की बात करता हूँ। मैं बोलता हूँ कॉमन नेम बहुत ज़्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं, सीधे कॉमन नेम दे दिया ना यार, NCERT से उठाया एनिसोल। अब रिएक्शन तो HI के साथ आप करा लोगे, लेकिन एनिसोल ही नहीं पता होता तो कैसे करते हैं। तो ये एनिसोल के साथ आया यार, तो बहुत आसान है वैसे तो।
एनिसोल की संरचना कैसी होती है बेटा, एनिसोल ऐसा होता है OCH3, ठीक है। ये एनिसोल है हमारा, एनिसोल की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं बेटा, HI के साथ करा रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का लोन पेयर किस पे आक्रमण करेगा बेटा, H+ और I- में से ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ पे आक्रमण करेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास OH+ और CH3। अब जो I- बना है वो I- के पास दो ऑप्शन है बेटा, वो कहाँ पे आक्रमण कर सकता है, इस बेंजीन को भी फ्री कर सकता था, इस मेथिल को भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस बेंजीन के साथ अनुनाद में जाता है, वहाँ पे द्विबंध चरित्र आ जाते हैं, तो बेटा I- कहाँ पे आसानी से आक्रमण कर सकता है, अगर SN2 की बात करूँ तो यहाँ पे आक्रमण करके इसको निकाल देगा और यहाँ से क्या बना देगा, एक तो फिनॉल और दूसरा क्या बना देगा बेटा CH3I। वो इसके साथ क्यों नहीं किया, इस कार्बन पे क्यों आक्रमण नहीं किया उसने, क्योंकि बेटा यहाँ पे द्विबंध चरित्र आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आक्रमण करना थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पर आक्रमण करना आसान है। या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे आक्रमण होना मुश्किल था, तो यहाँ पे आसानी से आक्रमण हो जाएगा। आंसर आ रहा है फिनॉल प्लस CH3I, चौथा आंसर आ गया हमारा, और तो किसी में दिख नहीं रहा मुझे एनिसोल का, हाँ 4th आंसर है इसका, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, है ना, फोकट के नंबर। अब नेक्स्ट है कागज वर्ण लेखिकी उदाहरण है, यानी कि कागज वर्ण लेखिकी का मतलब क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी आपके कौन से चैप्टर में से है, 11वीं कक्षा के, आपको याद है वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस करके दिया होता है, जेलदाल वेलदाल उस वाली जगह से आया है ये सवाल। तो कागज वाली बात आ रही है, पेपर क्रोमेटोग्राफी वाली बात आ रही है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी सीधे सीधे किस पे डिपेंड करती थी, पार्टीशन पे, तो यहाँ पे विपाटन वर्ण लेखिकी का, ये विपाटन वाला आंसर आ जाएगा आपका। होता क्या है इसमें, अपने जो कागज वर्ण लेखिकी है, यानी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी में कुछ भी नहीं होता बेटा, एक डब्बा होता है, ठीक है, उस डब्बे के अंदर लिक्विड भरा होता है नीचे की तरफ, उसमें अपन एक पेपर लटका देते हैं ऐसा करके, ठीक है। और ये पेपर जो होता है ये तो मूवेबल नहीं होता है, स्टेशनरी होता है, और मूवेबल कौन सा होता है, अपना मोबाइल फेस कौन सा होता है, लिक्विड। ये लिक्विड है, ये कागज है, कागज लटका हुआ है, हिल नहीं रहा, लिक्विड इस पर चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा, और यहाँ पे इस तरह की पार्टीशंस बना देगा। तो इसके बेसिस पे हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं, हम यौगिकों को सेपरेट कर लेते हैं, इसलिए विपाटन वर्ण लेखिकी का कागज ये पेपर क्रोमेटोग्राफी होगा, ठीक है। तो भैया थैंक यू, ये आपके क्वेश्चंस आए थे। अब देखो आप बात को सुनना, देखो आपका कहाँ कहाँ से कवर हुआ था क्वेश्चन, आपका केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से पूछा उसने, पॉलीमर से पूछा, एमीन से पूछा, आपका SN2 से सवाल पूछा, आपका एलिमिनेशन से सवाल पूछा, आपका अल्कोहल ईथर से सवाल पूछा, आपका डिग्री DU से रिलेटेड भी सवाल में आया था, ठीक है। तो सारे ही चैप्टर इसमें कवर अप हुए हैं बेटा, और सारे बहुत आसान आसान, उसने खुद ने हिंट डाल रखे थे सारे के सारे, है ना, वहाँ से उसने सवाल पूछे, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार आप लोगों ने सारे क्वेश्चन सही कर दिए होंगे, ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है, होप मैं ये मान के चल रहा हूँ, बाकी देखते रिजल्ट क्या होगा। थैंक यू सो मच।